है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए एक आज नए टॉपिक पर बात करते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दौरान ही हमने एक छोटा सा पोस्ट लिखा था सोशल मीडिया पर, जिसमें हमने कहा था कि ये मंडल 3.0 है। ये कहने के पीछे कारण ये भी था कि पिछले 10 सालों से जो सरकार चल रही थी वो कमंडल की सरकार थी। इसमें हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। नाम ओबीसी प्राइम मिनिस्टर का हमेशा लिया जाता रहा, खूब नाम लिया गया, और इस देश का दुर्भाग्य है कि जिसका सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है उसी के साथ सबसे ज़्यादा धोखा किया जाता है। ये धोखा, नाम लेकर धोखा देने की जो विशेषता है वो भारतीय राजनीति की विशेषता है कि सबसे ज़्यादा जिसका नाम लिया गया वो सबसे ज़्यादा पिछड़ा होगा और सबसे ज़्यादा शोषित होगा, सबसे ज़्यादा हाशिए पर होगा। ये इस देश की सच्चाई है। भले वो प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, उस या राष्ट्रपति उसी वर्ग का हो, लेकिन उसके पीछे उसको गाइड करने वाली जो विचारधारा होती है, उस विचारधारा को ही वो लागू करेगा, उसी को चलाएगा, उसी पर वो राजनीति करेगा, उसी हिसाब से सारा अपॉइंटमेंट होगा, उसी हिसाब से राजनीतिक और आर्थिक डिसीजंस होंगे। ये देश देखा है। कुछ अपवादों को आप छोड़ दें तो ये देश ये मेजॉरिटी में देखा है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज में देखा है कि जिसका नाम लिया जाता है वही सबसे ज़्यादा, जैसे राष्ट्रवाद का आंदोलन चल रहा था, या आप कहें कि फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय जब मास मूवमेंट बनाना था तो बहुसंख्यकों का, जो दलित पिछड़ा वर्ग था उसका, क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा थी, उनका हेल्प लेकर के उसे मास मूवमेंट बनाया गया। जब अधिकार देने की बात आई तो ये कहा गया कि सबसे पहले राजनीतिक आज़ादी जरूरी है, अंग्रेजों से आज़ादी जरूरी है, और जब सरकार बनी तो उन्हीं के हक की बात को सीधे सीधे सिरे से खारिज कर दिया गया। इस देश के राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता है। आज हम उसी से संबंधित 18वीं लोकसभा चुनाव जब हुआ तो आप देखे होंगे ओबीसी, एससी, एसटी, महिला की खूब चर्चा हुई, और कहीं कहीं तो ये लिखा गया कि ये मंडल 3.0 है। उनके द्वारा लिखा गया, उनके द्वारा कहा गया, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा ये बात बड़ी जबरदस्त तरीके से कही गई कि मोदी जी ओबीसी हैं, उनके मंत्रिमंडल में इतने परसेंट, 27-28% ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं, और ये जो मंडल पॉलिटिक्स है उसका तीसरा फेज है। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? क्या आपको लगता है कि ऐसा है? क्या ये मंडल 3.0 है उनके हिसाब से? जो इस विचारधारा, इस विचार, इस रिपोर्ट, जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट था, उसे हर बार हमेशा शुरू से लेके अभी तक उसको गाली दिया जाता रहा, उसका विरोध किया जाता रहा, भले खुल करके नहीं लेकिन आंतरिक तरीके से। वो लोग कह रहे हैं कि ये मंडल 3.0 है, और वो मंडल इस रूप में क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बन गए। क्या ये आपको कन्विंसिंग आर्गुमेंट लगता है? क्या ये आपको कन्विंस कर पा रहा है क्या कि इस देश में माननीय राष्ट्रपति जो हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्री ओबीसी और एसटी बनाए गए हैं? क्या इसी केवल वजह से, और प्रधानमंत्री का ठीक है फुल मेजोरिटी उनकी पार्टी को नहीं आया, हंग कोलिजन है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, कोलिजन गवर्नमेंट है, फिर भी हम ये कहें कि ये 3.0 है? उस विचारधारा के हिसाब से
जो हमेशा मंडल कमीशन के राजनीति और मंडल कमीशन के उभार, दलित पिछड़ों के उभार को हमेशा जो है गाली देती रही है, उसका विरोध करती रही है, क्या उसके हिसाब से ये मंडल 3.0 है? मंत्रिमंडल की आप बात उठा लीजिए, मंत्रिमंडल में कहा जा रहा है 27%, और देखिए मीडिया कितना अच्छे से इसको उछाल रहा है। एक ऐसा मतलब वो प्रचारित कर रहा है जैसे ओबीसी और एससी एसटी वर्ग को तो अब मतलब लग रहा है कि वो शासन और वर्चस्ववाद वही लागू कर रहा है इस देश में। ये पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ टोकेनिज्म का एक बेहतर नमूना है जिसे आप देख पा रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? जो 27% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, कैबिनेट में नहीं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों का अंतर समझिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद में 27% रिजर्वेशन या संख्या, रिजर्वेशन तो नहीं कह सकते, संख्या कह सकते हैं ओबीसी का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप जानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले भी होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं जो अब नहीं हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी होते हैं जिनका कोई औकात नहीं होता। और इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की। और जिनकी कोई औकात नहीं है उन सबको मिला के ये 27% होता है। अब बताइए ये कैबिनेट में ओबीसी कितने मिनिस्टर्स हैं, ये क्यों नहीं बता रहे? इंडिपेंडेंट चार्ज में ओबीसी एससी एसटी कितने, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? तो संख्या 27% ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिला करके, लेकिन उसमें की पोस्ट पर कौन है ये नहीं बताया जा रहा है आपसे। विचारधारा कौन सी लागू की जाएगी ये नहीं बताया जा रहा है आपसे। संख्या के आधार पर केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आप 27% का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का पोस्ट होता है उसका क्या औकात है वो चीज नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा। संख्या आपको मिल गई, आप खुश रहिए उससे, वो भी मेन मिनिस्ट्री में नहीं। हम पूछते हैं कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में, यूनियन कैबिनेट में 4 मिनिस्ट्री होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जिसका कैबिनेट के सारे कमिटी में उनका प्रतिनिधित्व है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और फॉरेन, हाँ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री। इस 4 में बताइए कितने ओबीसी हैं? प्रधानमंत्री जरूर हैं, और हमने ये बात बताया आपको कि प्रधानमंत्री किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये चारों किस विचारधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं। और क्यों नहीं हम पूछें कि कंपोनेंट वाइज या कास्ट वाइज, क्लास वाइज कितना प्रतिनिधित्व है यूनियन कैबिनेट में किसी जाति का, जिसका 13% प्रतिनिधित्व है इस देश में। वो टॉप कैबिनेट मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में देखिए 4 पोर्टफोलियो में किसका प्रतिनिधित्व है, किसका वर्चस्व है, किसका डोमिनेंस है। एस जयशंकर किस जाति और क्लास से आते हैं? निर्मला सीतारमण किस कास्ट और बिरादरी से आती हैं? राजनाथ सिंह किस कास्ट और बिरादरी से आते हैं? हम बताइए हमको। जो सारे मिनिस्ट्री को रेगुलेट करने की क्षमता रखते हैं, अमित शाह एक पावरफुल कम्युनिटी से आते हैं, उसमें कितना प्रतिनिधित्व है? और इसको आप नाम क्या देते हैं? कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी नहीं, ये धोखा है। और इसका नाम प्रवक्ता लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं या उस गठबंधन के, वो दे रहे हैं कि ये मंडल 3.0 है। बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट धोखा है। अगर आपको मूर्ख बनना है तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये मंडल 3.0 है। अरे भाई, जो विचारधारा ही मंडल का हमेशा से विरोध करती रही, जिस सरकार को ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देने में कहे कि उसके लिए ना तो सर्वेक्षण, ना किसी चीज की डेटा की जरूरत, कुछ नहीं पड़ी, एक दिन में दे दी, उसमें ओबीसी को अलाउ तक नहीं है कि आप उसमें भी compete कर सकें। उस सरकार, उस विचारधारा के लोगों को आप ये कह रहे हैं कि वो मंडल 3.0 है।
ये तो तर्क ही नहीं है ना, तर्कहीन ये तर्क दिया जा रहा है बिना किसी फाउंडेशन के, बिना किसी ग्राउंड के। निश्चित तौर पर हम ये जरूर कह सकते हैं कुछ हद तक कि इंडिया गठबंधन जो एजेंडा इस बार लाया है मैनिफेस्टो में, निश्चित तौर पर वो लागू नहीं कर पाएगा, लागू नहीं कर पाया है। बहुत राज्यों में अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि आपकी जहां सरकारें हैं वहां तो आपने लागू नहीं किया, और कांग्रेस इसका दोषी ऐतिहासिक तौर पर रही है। मंडल का जिस तरह से इन्होंने मंडल कमीशन को जिस तरह से ठंडे बस्ते में डाल करके रखा, लागू नहीं होने दिया, ये उसके ऊपर आरोप है, और आरोप सही है कि कांग्रेस शुरू से ही वर्चस्वशाली वर्गों का नेतृत्व, जातियों का नेतृत्व करती रही है। लेकिन इस बार ये एहसास उनको हुआ कि हमें जो ओबीसी है उनको इस रूप में उनके मुद्दे को उठाना होगा, और तब इन लोगों ने संविधान की बात करी। और हम जब कहते हैं मंडल 3.0 तो हम भाजपा के जीते हुए चुनाव जीतने की वजह से नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि वो परफॉर्मेंस इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने संविधान में दिए गए पिछड़े दलितों के हकों के मुद्दे को उन्होंने उठाया। इस वजह से ये मंडल 3.0 है, क्योंकि पहली बार किसी ने, किसी पार्टी ने, किसी गठबंधन ने कहा कि हम रिजर्वेशन की जो सीमा है उसको ब्रेक करेंगे, संविधान में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनको हम लागू करेंगे। संविधान का इस तरह से वकालत कभी भी किसी भी जनरल इलेक्शन में नहीं हुआ जितना इस समय हुआ। अगर ओबीसी और एससी एसटी वर्ग, हाशिए पर रहने वाले दलित पिछड़े वर्ग अगर ये जागरूक नहीं होते इस संविधान के मुद्दे पर, तो शायद मोदी जी फिर से अपने पार्टी की सरकार, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ सकती थी। लेकिन ये यहाँ के दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग ने दिखाया कि नहीं मोदी जी, आप जिस विचारधारा का जिस विचारधारा की वकालत कर रहे हैं वो इस संविधान के खिलाफ है, और संविधान ही वो चीज है, संविधान ही वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमारे अधिकारों को लागू किया जा सकता है। ये मंडल 3.0 इनके नजरिए से है, और उनके हिसाब से मंडल 3.0 क्या है? उनके हिसाब से मंडल 3.0 का मतलब ये है कि मंडल का नाम लीजिए, सिंबॉलिकली मंडल का केवल नाम लीजिए, लेकिन विचारधारा संघ का लागू करिए, जो कहती है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र में किसी खास जाति और वर्ग का वर्चस्व कायम करना है। उनके लिए मंडल 3.0 है। लेकिन हम समझते हैं जो इस विचारधारा के विरोधी हैं, जो इस विचारधारा का चीर फाड़ करते हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि उनका कहने का इंटेंशन मंडल 3.0 नहीं है, कमंडल 3.0 है। और ये अलग कैसे है पिछले सरकारों से? पिछले सरकारों से इसलिए अलग है क्योंकि पिछले 2 कार्यकालों में कमंडल की राजनीति ने, कमंडल की सरकार ने जो बहुसंख्यकों का हित था, उनको जो सुरक्षा मिली थी, उसको हमेशा खत्म करने का प्रयास किया है। आप पूरे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेज में आप देख लीजिए जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनके सीट्स को भरा नहीं जा रहा है। जो कैंडिडेट पीएचडी करके हर तरह से क्वालिफाइड हैं, हर तरह से एलिजिबल हैं, वो जब आ रहे हैं तो उनको कह दिया जा रहा है नॉट फाउंड सुटेबल। कहाँ है संविधान में, किस कानून में है ये? और ये सब यूनिवर्सिटीज के इंडिपेंडेंट स्वायत्त संस्था होने के नाम पर किया जा रहा है, और सारे जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी के रिकमेंडेशन, या तो संघ के रिकमेंडेशन, मिनिस्ट्री, नेता के नाम पर हो रहा है। तो कहने का मतलब कैसे अलग है ये कमंडल? क्यों हम कमंडल इसको क्यों कह रहे हैं? कमंडल इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ खुलेआम जो चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें एक रबर स्टाम्प बैठा करके ओबीसी को, एससी एसटी को, और एजेंडा और कार्यक्रम जो है अपर कास्ट, अपर क्लास का किया जा रहा है।
तो उनको ये साफ साफ कहना चाहिए भाई, अगर आप फुल मेजोरिटी में हैं तो आप कहिए ना कि हम कमंडल 3.0 हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कमंडल 3 का नाम अब लिया जाएगा तो नेक्स्ट चुनाव में क्या होने वाला है वो अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उनको डर है कि कमंडल का नाम लेते ही अगले लोकसभा चुनाव में, चाहे जो भी स्टेट में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें नतीजा क्या निकलने वाला है। इसलिए आपको और हमको, जनता को बहलाने फुसलाने और उनको से धोखा करने के लिए इसको सत्ता पक्ष वाले भारतीय जनता पार्टी के लेखक, प्रवक्ता और इंटेलेक्चुअल्स इसे मंडल 3.0 कहते हैं। इसका आप एक्सरे करिए, इसका चीर फाड़ करिए और समझिए इस बात को कि मंडल 3.0 जब हम कहते हैं तो वो किसके पर्सपेक्टिव से होता है, क्योंकि व्यक्ति और कहने वाले का जो पोजीशन होता है उससे तय होता है कि हम किस शब्द का इस्तेमाल किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। तो 3.0 ये विपक्ष के नाते बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कोई सत्ता पक्ष वाला मंडल 3.0 कह रहा है तो आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच्चाई में ये है कि ये कमंडल 3.0 कहा जा सकता है लूज टर्म में इसको कमंडल 3.0 कह सकते हैं। लेकिन कमंडल के इंटेंशन को छुपाने के लिए, उस संगठन को डायरेक्टली बचाने के लिए ये शब्दों का पॉलिटिक्स किया जा रहा है, जिसे आपको समझने और जानने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।